ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन इस सेगमेंट में आप कोई भी बेसिक टर्म रिलेटेड डाउट है या स्ट्रैटेजी रिलेटेड आपको डाउट है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का जरिया बता देता हूँ, इस सेगमेंट में थोड़ा अलग है। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश हो रहा है, इस QR कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसके अलावा जो दर्शक हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल हम यूट्यूब से लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राजेश जी आपसे पूछना चाहूँगा, यूट्यूब पे एक सवाल आया है बजाज हाउसिंग पे। इनकी खरीदारी है 132 के भाव से और लॉन्ग टर्म का नज़रिया जानना चाहते हैं। फिलहाल स्टॉक वहां से थोड़ा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन हम पिछले कई सेशन से देख रहे हैं कि 129 से 130 का एक मार्क है, उसे तोड़ नहीं पा रहा है। एक साइडवेज रेंज बन चुका है, वहां से भी थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो बताइए यहाँ पर क्या राय बनती है, क्या इस लेवल को तोड़ पाएगा? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए अंश, रिसेंट लिस्टिंग है तो इसमें टेक्निकल डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जितना भी डेटा है उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो रिसेंट बाउंस था तो रिसेंट बाउंस को एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर 125 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो पॉसिबली फर्दर एक 100 लेवल्स तक करेक्शन आ सकता है। तो फिलहाल 125 का लेवल्स ऑन द क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट रहेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो लोअर लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अगर आप देखें तो 125 क्रूशल रहेगा, उसके नीचे फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है इन दिस काउंटर। चलिए, तो ये है राय आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर मिलती हुई। मुरलीधर माधवानी साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मुरलीधर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जबलपुर के पास श्रीधाम से। क्या बात है, बताएं किस तरह से मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास उज्जीवन फाइनेंस बैंक के शेयर है 500। ठीक है, काफी गिरा हुआ है, इसकी एवरेज मेरी 36 पॉइंट कुछ की है। अच्छा, एवरेज करते हुए ये हम दोनों दुरुस्त करेंगे। 500 शेयरों की संख्या है और 36 इनकी एवरेज प्राइस है। कितना समय और देना चाहते हैं आप? सर लॉन्ग टर्म का है। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एवरेज प्राइस इनकी 36 है। नुकसान यहाँ पर होता हुआ 500 शेयरों की संख्या है इनके पास। बताइए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से क्या राय होगी, और अगर एग्जिट करना है तो ये भी बता दीजिए कि कहाँ पर इस रेंज में खरीदारी की जा सकती है। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। स्टॉक ने 2023 दिसंबर में 63 का हाई बनाया था और लगातार स्टॉक उसके बाद करेक्शन मोड में है। इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है स्टॉक का 32 का है, तो मेरे हिसाब से 32 इनका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहे हैं वो करीबन बोल रहे 40 के करीबन, तो यहाँ से अगर कोई रैली मिलती है और स्टॉक 37 या 40 लेवल तक जाता है तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट कर लेना चाहिए। तकनीकी रूप पे स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। जब तक ये स्टॉक 40-41 के ऊपर जाएगा नहीं, मुझे लग रहा है हर एक रैली में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ब्रेकआउट जो आएगा वो 40-41 के ऊपर ही आएगा, तो मेरे हिसाब से पुल बैक रैली में एग्जिट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए इस बीच एक अहम स्टॉक के मूवमेंट पर फोकस करते हैं और ITI के शेयर पर बात करते हैं, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी का आलम जो है वो कायम है और आज शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। तेजी के पीछे ट्रिगर्स क्या है, पूरी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। तो अभिषेक, लगातार हम देख रहे हैं कि भारी वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। 2 दिन में अच्छा खासा लगभग 37% का उछाल भी हमने स्टॉक प्राइस में आता हुआ देखा है। क्या ट्रिगर्स आपके मुताबिक यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये तेजी भी आखिर कितनी टिकाऊ रहने वाली है फिर? जी, ITI में तेजी बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि हाल फिलहाल कोई खबर नहीं आई है ITI के शेयर को लेकर, लेकिन जिस तरह से आप जैसा बता भी रही हैं कि भारी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, लगातार ये शेयर चल रहा है। 2 दिन में करीब 37-38% के आसपास की तेज़ी हो चुकी है। तो माना ये जा रहा है कि शायद इनको सरकार की तरफ से या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर की तरफ से टेलीकॉम इक्विपमेंट के या तो बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, या फिर जिस भी टेंडर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा वहाँ से इनके लिए कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद है।
अगर हम अक्टूबर के निचले स्तर से देखेंगे तो शेयर में करीब करीब 150% से ज्यादा का उछाल ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि उस भाव से शेयर हो गया है करीब 2.5 गुना। 200 सवा 200 रुपए की रेंज में भाव था और वहां से हम देख रहे हैं कि 500 रुपए से ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो BSE 500 की जो भी कंपनीज थी उनमें ITI का शेयर सबसे ज्यादा चला है। तो ये नोटिस करने वाली चीज जरूर है और मार्केट कैप जो है लगातार बढ़ रहा है। 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ITI का मार्केट कैप भी हो गया है। अगर हम हाल फिलहाल के मिले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अब कोई रीसेंट न्यूज तो नहीं है, लेकिन चूंकि अब अक्टूबर से हम लगातार इसमें बाइंग देख रहे हैं शेयर में, तो नवंबर में इनको एक ऑर्डर मिला था उत्तराखंड सरकार से, हालांकि 100 करोड़ रुपए के आसपास का ही ऑर्डर था। ये डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग से कॉन्ट्रैक्ट ये मिला था। इसके अलावा नवंबर में कंपनी ने करीब 4,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई थी, तो एक अच्छी न्यूज वहां पर भी थी। यही नहीं, भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए BSNL ने टेंडर जारी किया था और निश्चित तौर पर सरकारी कंपनी ITI है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ वहां से एक इनको बड़े ऑर्डर हाथ लगने की उम्मीद है। अगर ITI के शेयर की बात करें, 2 दिन में करीब करीब 37-38% के आसपास का उछाल है। महीने भर में शेयर ये 62% से ज्यादा चल चुका है और अगर हम 6 महीने की बात करें 67% के आसपास के मूव से और 1 साल में 72% का, लेकिन अक्टूबर से जो जंप है ना वो बहुत ही कमाल का है। अच्छा, ITI करती क्या है एक बार ये भी हम दर्शकों को बता दें ताकि जानकारी हो जाए इसके बारे में। संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये कंपनी है और टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने का मुख्यतः ये काम करती है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा एन्क्रिप्शन सॉल्यूशन, स्मार्ट कार्ड्स बनाने का भी ये काम करती है और 4G और 5G नेटवर्क के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अहम इसका योगदान है। यही नहीं, डिफेंस सेक्टर को सिक्योर कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस भी कंपनी मुहैया कराती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, डेटा सेंटर, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, वहां पर भी कंपनी की काफी ज्यादा प्रमुखता है। तो कोई खबर अभी तक आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ी खबर आने की उम्मीद हो और उसके चलते ये शेयर तेज रफ्तार दिखा रहा है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप और 500 रुपए ऊपर का भाव। शुक्रिया अभिषेक तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए स्टॉक पर। लेकिन तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी आपने सुना ही होगा कि अभिषेक ने तमाम पॉजिटिव ट्रिगर्स बताए जिसके चलते स्टॉक इतना चलता हुआ नजर आ रहा है, तो वो थे फंडामेंटल लुक। अभी आप बताइए टेक्निकली यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? स्टॉक ऑलरेडी 15% आज के दिन में चढ़ चुका है। इस महीने देखे तो 80% का मुंह दे चुका है। इतना चढ़ने के बाद क्या यहाँ पे अभी भी कुछ स्ट्रेंथ नजर आता है? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन के चांसेस है? देखिए, तकनीकी रूप पे अगर स्टॉक देखेंगे तो अभी भी हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। आज के सत्र में हमने स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है, लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से देखेंगे तो ये लेवल मुनासिब नहीं रहेगा नया निवेश करने के लिए। मेरे हिसाब से कोई पुल बैक आता है तो तभी निवेश करे। जिसके पास लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 450 का। जब तक 450 के नीचे अगर स्टॉक जाता नहीं है, मुझे लग रहा है कि जो तेजी का जो अप ट्रेंड है वो बना रह सकता है। बट करंट भाव पे निवेश करने की सलाह नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो 450 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 550 का रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है और 4 से 5% की रैली हो सकती है स्टॉक में। बिल्कुल, तो ये है व्यू ITI पर। इसी के साथ व्हाट्सएप पर भी हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से कुछ सवाल ले लेते हैं। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। भाविक का सवाल है अडानी पावर पर। 100 शेयर लिए है 561 के भाव से। आज अडानी शेयर काफ़ी फोकस में है, काफ़ी बिकवाली हो रही है, तो बताइए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि टेक्निकली स्टॉक कहाँ जा सकता है? आज 3% गिर चुका है स्टॉक। देखिए, यस, आज वीकनेस है और स्टॉक के लिए एक अहम स्तर होगा 490 का। लास्ट वीक यहाँ पे एक हायर बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना था एंड अगर 490 भी ब्रेक होता है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा एक फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। 490 के नीचे स्टॉक फर्दर 450 लेवल्स तक भी स्लाइड हो सकता है, तो 490 का स्टॉप लॉस रखिए। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 2 बार हमने देखा कि 560 के आसपास जो है स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, तो 560 एक अहम रेजिस्टेंस रहेगा। 560 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए जो नियर टर्म सपोर्ट होगा वो होगा 490, जिसके नीचे फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये है अडानी पावर पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे।
पंकज पांडे ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और उनके दो स्टॉक पे सवाल हैं। पहला है टेक्समाको रेल पे, जो इन्होंने 228 के भाव पे खरीदारी की है। इरिडा इन्होंने 253 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो दोनों ही स्टॉक पर जरा राय लेते हैं। सबसे पहले टेक्समाको रेल पर राय दीजिए तेजस, और इसके साथ ही इरिडा पर राय दीजिए। देखिए, टेक्समेको रेल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और स्टॉक 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो तकनीकी रूप से तो स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है करीबन 205 से लेके 210 के बीच में, तो मेरे हिसाब से वो लेवल पे एग्जिट करना चाहिए। और इरडा की हम बात करें तो इरडा का चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली बेटर है। स्टॉक ने अभी एक स्ट्रेंथ दिखाई है पिछले कुछ दिनों से 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके। तो इनको एक, अगर इनका लंबा नजरिया है तो पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा 195 का और होल्ड कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 212 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं जब तक ये दोनों अहम स्तर मैंने बताए जब तक ब्रेक नहीं होते हैं। थोड़ा जो आउटलुक है पॉजिटिव है। ऊपरी स्तरों पे 234 235 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में 255 से लेके 260 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो ईडा में होल्ड करने की सलाह है और जो टेक्समेको रेल है उसमें पुल बैक रैली में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, ये सलाह यहाँ पर आती हुई तेजस की तरफ से। और हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे दर्शक अनु ठाकुर भी जुड़ गए हैं। ठाकुर साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? एमपी मध्य प्रदेश से। बताइए सर, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी कर रखी है? ओला पे थी 133 की। ओके, बाइंग प्राइस 83 है क्या आपकी? नहीं 133, 133 पे। 133 आपकी बाइंग प्राइस है जी। कितने लिए हैं? 150। ओके, चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हमें करने की ज़रूरत है। जो फ्लैश हो रहा है उसके मुताबिक हम देख रहे हैं, लेकिन आप कितना और इसमें रुकना चाहते हैं सर, बताइएगा। जैसे लॉन्ग टाइम का विचार है इसमें। लॉन्ग टर्म का विचार है, मतलब मैं कम से कम 1 साल का नज़रिया पकड़ के चलूँ? हाँ बरोबर। बरोबर, चलिए ठीक है। राजेश, आपके पास मैं आना चाहूँगी और ये अपनी बाइंग प्राइस 133 बता रहे हैं। अब ऐसे में काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट है, जहाँ भी थोड़ा सा ऊपर स्टॉक जा रहा है हम देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। अब आप बताइएगा, नज़रिया तो इनका काफ़ी लंबा है, लेकिन आप कितना रुकने की सलाह देंगे? देखिए, फिलहाल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो डेटा बहुत कम है, बट अगर आप देखें तो 75 के आसपास लिस्टिंग हुई थी एंड उसके बाद एक अपसाइड ट्रैक्शन देखने को मिला था। वापस जब प्राइजेस करेक्ट हुए तो वापस 75 के जोन से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 70 से 75 के जोन में स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो वो एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट रहेगा। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 100 के आसपास थोड़े से रेंज लंबे हैं, बट ओवरऑल स्टॉक काफी वॉलेटाइल भी रहा है। तो 100 के आसपास रेजिस्टेंस है। जैसे ही 100 क्रॉस करता है तो उसके बाद स्टॉक में प्रीवियस हाई तक जाने का पॉसिबिलिटी है। अभी फिलहाल के लिए 70 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टर्म में वो होल्ड रखने की सलाह होगी। ऑन द हाई साइड 100 रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर एक काफी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ 70 का स्टॉप लॉस बताया गया है, ऊपर की तरफ 100 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो तोड़ेगा तो काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सत्यपाल जी जुड़ चुके हैं। सत्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। हुंडई का आईपीओ निकला था जी। इसके 7 शेयर मिले थे मेरे को 1960 रुपए पर पोस्ट के हिसाब से जी। अभी लॉस चल रहा है इसमें 1814। तो इसको क्या होल्ड करना चाहिए या फिर निकालना चाहिए इसे? जी, कितने समय तक आप रख सकते हैं इसे? रख सकते हैं, 6 महीने तक रख सकते हैं। ठीक है, तेजस आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। आईपीओ के दौरान का ही इनकी खरीदारी 1960 से होल्ड कर रहे हैं। स्टॉक उस दिन खुलने के बाद वापस उस लेवल पर लौट के नहीं गया, कंटिन्यूसली फॉल ही रहा है। एक पुल बैक आया था लेकिन इसके ही नीचे से वापस रिवर्स होकर नीचे की तरफ चला गया था। तो बताइए यहाँ पर इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? इन्हें करीबन 7-8% का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक में।
देखिए स्टॉक में अगर इनके ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो मेरे हिसाब से 1785 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब तक 1785 के नीचे जाता नहीं है स्टॉक, थोड़ा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा माइल्डली पॉजिटिव है, लेकिन बाइंग मोमेंटम आने के लिए स्टॉक को 1850 से लेकर 1860 का जो स्तर है वो पार करना पड़ेगा। अगर ये लेवल पार होता है तो मुझे लगता है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 1900 से लेके 1940 तक जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 1785। चौरसिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? बढ़िया से सर। जी बताइए, क्या स्टॉक आपने लिया हुआ है, किस भाव पे लिया है? सर ONGC लिया हुआ है 306 रुपए के भाव पे। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं? फिलहाल तो नुकसान में आप 1-2 साल। 1-2 साल का नजरिया। 306 रुपए की इनकी बाइंग है, फिलहाल 252 के स्तर पे जो है वो स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ लगभग 2.5% की गिरावट आज हम देख रहे हैं। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह की ऑयल एंड नेचुरल गैस में एक तरह का मोमेंटम था, उसमें हमने देखा कि लगभग ये स्टॉक 7.25% तक का पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में रफ्तार दिखा चुका है, लेकिन आज जो है वो मुनाफा वसूली हावी होती नजर आ रही है। राजेश जी, 1 से 2 साल का नजरिया, ONGC 306 की बाइंग क्या राय बन रही है? जी प्रशांत जी, डेफिनेटली आज ब्रॉड बेस मार्केट के साथ प्रॉफिट बुकिंग है, बट लास्ट वीक वीकली 89 EA पे सपोर्ट लेके एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट का स्टॉक जो है इन नियर टर्म 300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। एंड नियर नीचे में अगर आप देखें तो स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं 230 टू 240 एक बेस बना है, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। यहाँ से स्टॉक जो है पॉसिबली 300 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए दर्शकों के सवालों को हम और भी लेंगे, लेकिन इस बीच बाजार का एक हम चेक ले लेते हैं, जहां पे सेंसेक्स आप देख सकते हैं करीब 800 अंक यहां पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, 78,452 के लेवल्स फिलहाल। और साथ ही बैंक निफ्टी भी 750 अंक के करीब यहां पे कमजोर होता हुआ 1.5% की कमजोरी के साथ 50 to 55 के लेवल्स, और निफ्टी 1% की कमजोरी के साथ लगभग 250 अंक टूटता हुआ 23,748 के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। PSU बैंक यहाँ पे ज्यादा गिरावट की चपेट झेलता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा लगभग 3.5% के आसपास इंडेक्स टूटा हुआ। मेटल में भी हम देख रहे हैं जो नरमी थी, जो कमजोरी थी, वो गहराती हुई दिखाई दे रही है, इंडेक्स लगभग 3% नीचे है। और बाजार जो है फिलहाल के स्तर में हम देख रहे हैं कि कमजोरी की चपेट में गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी यहाँ पे 2247 डिक्लाइन है, और केवल 353 काउंटर्स ही हैं जहाँ पर हमें एडवांसेस का रेशियो आता हुआ दिखाई दे रहा है। झटपट एक राय लेते हैं, और तेजस, गिरावट तो गहराती जा रही है, माफ कीजिएगा राजेश। जी यस, आज का जो वीकनेस अगर आप देखें तो मेनली बैंकिंग स्पेस से वीकनेस आ रहा है, एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है वो है इंडिया विक्स 10% अप है, जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी और एक डर का माहौल बना है। अगर ऐसे ही क्लोजिंग आता है तो जो लास्ट वीक का जो लो था अराउंड 23,500 का, तो वो पॉसिबली रिटेस्ट हो सकता है। एक्सपेक्ट करें अभी फिलहाल के 23,500 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट बेस है, एंड ऑन द हाई साइड जब तक 24,000 क्रॉस नहीं करा, थोड़ा सा मार्केट में ये डर का माहौल रह सकता है। चलिए, और इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बताएंगे किस तरह से गिरावट जो है वो बढ़ रही है और क्या इसके पीछे वजह है। तो अभिषेक, देखिए तमाम इंडेक्स भी अगर हम देखें, इनफैक्ट IT हमें केवल इकलौता ऐसा इंडेक्स दिखाई दे रहा था जहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा था, लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं अब गिरावट दिखाई दे रही है। ऑटो लगभग 1.5% नीचे है, निफ्टी PSU बैंक तो हम देख रहे हैं 3.5%, और साथ ही FMCG मेटल भी अगर आप देखें तो 3% कमजोर है। रियलिटी में भी हम देख रहे हैं इंडेक्स में 2.5% की कमजोरी है। तो ये ऑलमोस्ट एक ही तरफ कमजोरी की ओर तमाम इंडेक्स और काउंटर्स हमें फिलहाल इन्हीं के दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बाजार सेंटिमेंट का खेल होता है, और सेंटिमेंट थोड़े से वीक होते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। एक तो ये कि जो बड़े स्टॉक्स हैं अगर वो सहारा नहीं देंगे तो बाजार चलेगा कैसे। HDFC बैंक के Q3 की अपडेट्स आए थे, और डिपॉजिट को ग्रोथ हमने देखा है कि लोन ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन लोन ग्रोथ को लेकर चिंताएं कहीं ना कहीं हैं। इसके अलावा अगर हम लोन टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें, LDR रेशियो की बात करें, तो ये मर्जर के बाद पहली बार 100 के नीचे आया, 100% के नीचे आया। तो ये एक चिंता ज़रूर है बाजार के लिए। अगर हम कुछ और अगर हम संकेतों की अगर हम बात करें तो
खपत को लेकर, देश में कंजम्पशन को लेकर थोड़े से सेंटिमेंट फिर से वीक होते हुए दिख रहे हैं। डाबर के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 4.5-5% के आसपास की गिरावट है। Q3 की जो अपडेट्स आए हैं वहां से बहुत ज्यादा कोई आशाएं नहीं दिख रही थी, तो जो ऐसा लग रहा था कि शायद Q3 के नंबर्स Q2 के मुकाबले बेहतर साइड पर आएंगे, उन उम्मीदों को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। हालांकि बहुत ही ये शुरुआती अभी आंकड़े हैं, इसके बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कह पाना या फिर अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़े से वीक होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। एक और ट्रिगर है कच्चे तेल का। क्रूड का भाव हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है। चीन से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है और ब्रेंट क्रूड का भाव निकल गया है $76 के ऊपर और ये सस्टेन कर रहा है। करीब 2 महीने के ऊपरी स्तर पर कच्चे तेल का भाव है। यूएस में भंडार भी थोड़ा सा कम हुआ, उसके चलते भी क्रूड के भाव को सपोर्ट मिला है। एक और चीज जो बाजार को लगातार परेशान कर रही है, हमने देखा था पिछले हफ्ते की 12 दिन की लगातार बिकवाली के बाद एफआईज की तरफ से खरीदारी लौटी थी 1500 करोड़ रुपए की, छोटी सी कैश में नेट बाइंग आई थी, लेकिन शुक्रवार को फिर वही स्थिति हो गई और हमने देखा कि करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आ गई। तो ये चिंता बाजार को लगातार परेशान कर रही है। एक चिंता जिसकी अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, कितना खतरनाक है ये कह पाना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही शुरुआती फेज में चीजें हैं। चीन में एक और वायरस HMPV, इसके मामले बहुत तेजी से बढ़े। भारत में पहला मामला इसका आ गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बच्चों को लेकर ज्यादा थोड़ा सुरक्षित रखने की जरूरत है फिलहाल इस वायरस से। एक बेंगलुरु में एक मामला आया है। सेंटिमेंट के लिहाज से जरूर ये थोड़ा सा डेंट कर सकता है बाजार को, और हमने देखा कि अचानक से जब ये खबरें थोड़ी सी स्प्रेड हुई हैं बाजार में, ऊपरी स्तरों से तेज सेल ऑफ आई है, तो कुछ ये नेगेटिव ट्रिगर्स हैं जो बाजार का मूड आज खराब करने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। और चलिए इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले राजेश आपके डिस्क्लेमर्स चाहेंगे? जी, कई सारे स्टॉक्स में आज हमने डिस्कशन किया। मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला आज हमारे लिए। और इसी के साथ इस शो में हम तीनों को भी इजाजत दें, लेकिन इक्विटी बाजार की तो हमने बात कर ली।